नाज़रीन आदाब, मैं शर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियाँ बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज के हमारे जो टॉपिक उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है तेलंगाना के गोशामहल से विधायक, जो उनके विधायक है बीजेपी के टी राजा सिंह, उनका एक बड़ा बयान सामने है। उन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी से इस्तीफे की मांग की है। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो वो है शिवसेना यूबीटी की। शिवसेना यूबीटी के जो अध्यक्ष हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर एक बड़ा प्रहार किया। वहीं अगर तीसरी खबर की बात करें तो है पुणे रेप केस को लेकर के जो आरोपी था वो गिरफ्तार हो गया, लेकिन एक मंत्री थे जिन्होंने बहुत ही बेतुका बयान दिया। वहीं अगर हम अपनी क्या बोलते वही अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में बुधवार को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। उसके बारे में बात करते हुए काफ़ी सारी पार्टीज़ ने कहीं ना कहीं जेडीयू को नीचा दिखाने की कोशिश की है। वहीं अगर आगे खबर की बात करें तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुंभ को लेकर के योगी आदित्यनाथ पर एक बार फिर से हमला बोला है। इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमर। शायद आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। शायद गोशामहल विधायक टी राजा सिंह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से ये कहते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की है कि वो तेलंगाना में लोगों की रक्षा करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ हैं। राजा सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद तेलंगाना में कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हुई है। तेलंगाना की अगर बात की जाए राजा सिंह की, तो उन्होंने जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं इसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए कि यहाँ पे कानून व्यवस्था और जो रेप की वारदात या फिर और जो महिलाओं का सुरक्षा की बात करें उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की ज़रूरत है। तो अगर बात की जाए इस्तीफे की तो किसी भी मसले का सलूशन इस्तीफा देना नहीं होता, लेकिन यही अगर हम राजा सिंह की बात करें तो जिस पार्टी से आते हैं उन्हीं की पार्टी महाराष्ट्र में है, उस विषय पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में भी अभी हाल ही में रेप केस की वारदात सामने आई है, तो क्या वहाँ के भी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की ज़रूरत है। अगर हम टी राजा सिंह की बात करें तो देखा जाता है कि इनके अक्सर वैसे बयान सामने आते हैं जिस बयान में ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है कि वो खुद को मीडिया में आने की कोशिश करते रहते हैं, या फिर कह ले कि वो एक अलग फेस बनाने की कोशिश करते हैं, जिसको लेकर वो लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं। कुछ दिन पहले ही देखा गया कि टी राजा सिंह खुद अपनी ही पार्टी से कैसे नाराज दिख रहे थे। दूसरे जिले में एक अध्यक्ष को बनाया गया था तो उन्होंने ये दावा किया था कि जिसको नियुक्त किया गया है जिला में अध्यक्ष पद को लेकर उनका जो साठगांठ है वो एमआईएम पार्टी से है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो टी राजा सिंह है, अगर इनके हम कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि जो मेटा है इनके जो आईडी है उसको ब्लॉक की थी। तो राजा सिंह की अगर बात की जाए तो वो लगातार सिर्फ इसलिए ऐसे विवादित बयान देते रहते हैं कि कैसे या कि वो मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। अगर रही बात तेलंगाना की तो इसके पहले की अगर बात की जाए और अभी बात की जाए तो सरकार को चले हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन फिर भी जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे अगर वारदात बड़े हैं तो इनको एक आंकड़ा पेश करना चाहिए जिसके तहत यह माना जा सके कि पिछले सरकार के मुकाबले इस बार किस तरह से वारदात यहाँ पे बढ़ रहे हैं। और सच में अगर माफ़ कीजिएगा जो राजा सिंह हैं वो अगर जनता के हित के लिए सोच रहे हैं तो उनको बाकायदा मुख्यमंत्री को कोई नसीहत या उनको लगता है कि ये चीज़ें हम ऐसे रोक सकते हैं तो उस पर नसीहत देनी चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए कि उनको कि आप यहाँ के जो मुख्यमंत्री उस पद से आप इस्तीफा दे दें। बिल्कुल सही। और राजा सिंह ने एक बयान और दिया, उन्होंने कहा कि पुराने शहर में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों का जो है वो गढ़ बन गया है। ओल्ड सिटी जो हैदराबाद का ओल्ड सिटी है वो उनका कहने का मतलब ये कि अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का गढ़ बन गया। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हिंदू नामों का उपयोग कर रहे हैं और बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल और फिर वहाँ से हैदराबाद में घुसपैठ हो रही है। जिस तरह से इनके बयान सामने आ रहे हैं, और शायद जिस तरह आपने बोला कि ये और भी चीज़ें क्लियर करें तो राजा सिंह के जो बयान सामने हो तो ज़्यादातर मुसलमानों के अगेंस्ट ही होते हैं। जिस तरह से अब रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में 1 घंटा पहले का जो छुट्टी का हो गया तो उसमें भी सबसे पहले बोलने वाला एमएलए यही थे कि क्यों छुट्टी दी जा रही है उनको। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के ऊपर इस तरह बोलते क्योंकि इन्हें पता है कि इनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो इनको अच्छी पोस्ट देंगे। जिस तरह से इन्होंने इससे पहले एक बार किया था जब इन्हें जेल जाना पड़ा था, उसके बाद फिर इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। दैन फिर उन्होंने कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर बीजेपी को उन्हें लेना पड़ा क्योंकि बीजेपी
ऐसे लोगों को प्रमोट करती है। देखिए, अगर हम बात करें अवैध घुसपैठियों की, तो ये काफ़ी इस देश का एक अहम मुद्दा है। हमने देखा कि कैसे हर इलेक्शन में जो बीजेपी की तरफ से ज़्यादा इस मुद्दे को उठाए जाते हैं। तो सवाल ये भी कि अगर घुसपैठी दूसरे देश से अगर अपने देश में आ रहे हैं, तो यहाँ पे राज्य से पहले सबसे ज़्यादा केंद्र की सवाल बनती है कि आखिरकार गृह मंत्रालय आपके पास है, कैसे बॉर्डर पार करके यहाँ पे घुसपैठी आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपने रमज़ान की बात की, यही राजा सिंह है कि जब यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट ने जब ये ऐलान किया कि जो मुस्लिम कर्मचारी 1 घंटा पहले जा सकते हैं रमज़ान में छुट्टी लेकर, तो राजा सिंह ने सबसे पहले अपना बयान जारी किया और उसको ये हिंदू को जोड़कर दिखाया। लेकिन ये राजा सिंह जिस पार्टी से आते हैं, उसी पार्टी के साथ अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, टीडीपी, वो अलायंस में सरकार चला रही, उसने भी ऐसी फरमान जारी की। तो आखिर राजा सिंह उस मुद्दे पे क्यों नहीं बोले, और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनकी उन्होंने आलोचना क्यों नहीं की और उनको ये नसीहत क्यों नहीं दी कि आप इस जो अभी फरमान जारी किए हैं इससे आप वापस ले लें, नहीं तो हम आपको अपने पार्टी से अलग कर देंगे। आपको आला कमान से बात करनी चाहिए। और जहां तक उस पार्टी की बात है, ये देश का अहम मुद्दा है। तेलंगाना में हालांकि यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो सख्त कदम उठा रही है। कुछ दिन पहले कुछ लोगों को गिरफ्तारी की गई है। तो राजा सिंह को यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उन पर आरोप लगाने से पहले खुद उनका जो उच्च अधिकारी हैं, जो पार्टी के नेता हैं, या फिर कह लें सबसे पहले सवाल तो गृह मंत्रालय पर बनता है कि आखिरकार उनके रहते वो चाहे दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल हो, या तेलंगाना हो, या बिहार हो, या और देश के अलग अलग राज्य हो, वहां पे घुसपैठी इतनी बड़ी तादाद में कैसे पहुंच पा रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो अगर आप इस पे सवाल उठाएंगे तो आप ही कहीं ना कहीं उस कीचड़ में गिरेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार में आप है और जो देश के गृह मंत्री हैं वो अमित शाह हैं। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वही बीजेपी हैं और वही गृह मंत्री भी हैं, और कहीं ना कहीं देश को चलाने के लिए अमित शाह के बारे में कहा जाता है। अभी जिस तरह से सदगुरु महाराज ने कहा था कि इनकी तुलना जो है सरदार पटेल से की थी, उस पर काफ़ी लोगों ने कई सारी प्रतिक्रियाएं दी हैं। लेकिन फिर भी अगर बात होती है घुसपैठियों की, तो ये जाहिर सी बात है कि सबसे पहला सवाल गृह मंत्रालय से उठता है कि आपकी जो बॉर्डर फोर्सेस हैं या आप इसमें क्या कर रहे हैं। क्योंकि कोई महाराष्ट्र आ रहा है, कोई कहीं के ज़रिए कहीं जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अगर बीच कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे। अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बाद में फिर आप ये सोचें कि अरे अब तो हो गया। बिल्कुल, इस पे एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर जो है उस वो क्या हमला, उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलता है। महाराष्ट्र को धोखा देने का पाप जो उन्होंने किया है वो गंगा में कई बार स्नान करने से भी नहीं धुलेगा। जिस तरह से शिवसेना यूबीटी की जब सरकार थी वहाँ पे क्या बोलते हैं एमवीए की, उससे एकनाथ शिंदे निकल के उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई और वहाँ के सीएम बने। दैन फिर जब दोबारा इलेक्शंस हुआ तो उनको डिप्टी सीएम बनाया गया और उनके एमएलएज को कुछ को मंत्री भी नहीं बनाया गया, उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है, किनारे किया जा रहा है बिल्कुल। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के दिल में भी ये चीज़ें हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अब उनके साथ मजबूरी ये कि वो करें तो करें क्या, क्योंकि एमवीए के पास उतनी सीटें हैं नहीं कि अपने कुछ एमएलए लेके जा करके वहाँ पे जो है वो बना लें सरकार। तो क्या मतलब जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसमें जो पार्टी लीडर होता है क्या सोचता है। देखिए, अगर शिंदे की बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें शिंदे की जो एक वक्त था कि अहम भूमिका मानी जाती थी। तो इस वक्त जो जानकार हैं या फिर जो राजनीतिकार हैं उनका ये मानना है कि एकनाथ शिंदे इस वक्त बैकफुट पे जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखा गया मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें भी देखा गया एक वक्त ऐसा था जब माना जा रहा था कि इनको मुख्यमंत्री चेहरा दिया जाएगा, उससे भी हर जगह हमने देखा कि प्रमोशन होता है, लेकिन इनको डिमोशन करके नीचे बैठाया गया। अभी अगर हम बात करें तो जब शिंदे अपनी ही पार्टी से बगावत करके अपने विधायक को लेकर जब बीजेपी में शामिल हुए, उस वक्त काफ़ी इनकी हर एक बात मानी जाती थी। लेकिन अब एक वक्त ऐसा गया दिख रहा है कि एकनाथ शिंदे बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। देखा गया कि पूरे महाकुंभ में भी सारी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो महाकुंभ को लेकर अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेकी। अगर हम शिंदे की बात करें तो ये जब गंगा स्नान करके आए तो उन्होंने भी आरोप लगाया था उद्धव ठाकरे पे कि वो खुद को एक बड़े नेता, हिंदू नेता मानते हैं, तो आखिरकार वो महाकुंभ क्यों नहीं गए। लेकिन इसी का पलटवार करते हुए उन्होंने ये भी कहा है क्योंकि सरकार की बात की जाए तो इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ साथ जो शिंदे वो भी सरकार चला रहे हैं। महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि हर दिन कैसे वारदात सामने आ रहा है। इलेक्शन से पहले भी देखा गया कैसे कि वहां पे कैसे लोगों की हत्या की जा रही है, अभी भी वारदात सामने आ रहा है। तो इसी पे उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने ये कटाक्ष करते हुए कहा है कि जो आपके पाप है वो गंगा में नहा लेने से आपके पाप धुल नहीं जाएंगे। तो अभी अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में देखा जा रहा है कि जिस तरह से अभी एकनाथ शिंदे की बात करें, देवेंद्र फडणवीस की बात करें, और इन दोनों के बीच सबसे शांत कोई नेता नजर आता है तो अजित पवार है। कहा
कहा जा रहा था शुरू में भी कि अजीत पवार का फिक्स है कि मुझे डिप्टी सीएम मिलेगा। तो अभी महाराष्ट्र की बात कीजिए तो सबसे ज़्यादा कोई अगर विपक्ष किसी को निशाने पर ले रहा है तो एकनाथ शिंदे है और देवेंद्र फडणवीस है। और ये जायज़ भी है क्योंकि देखा जा रहा है कि जब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे तो अब इनको मुख्यमंत्री बनाया गया और एकनाथ शिंदे जो है वो अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि शायद लगातार एक जो उद्धव ठाकरे वो इन पे तंज कसते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही, जिस तरह आपने बोला कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है। इससे पहले जो सरकार थी जिसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे उस दौरान भी कई सारी ऐसी वारदातें सामने आई हैं, रेप की भी आई हैं, मर्डर की भी हैं। बड़े बड़े एक बहुत बड़े लीडर थे उनका मर्डर हुआ था, बाबा सिद्दीकी का। लेकिन इन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं पर्दा डाला गया और उसके बाद फिर इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में महायुति एक अच्छे मार्जिन से जीती है और जो अपोजिशन था एमवीए वो कहीं ना कहीं बहुत ही कम उसमें रहा कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी पुणे रेप केस को लेकर इस समय महाराष्ट्र सरकार जो है सबके निशाने पर है। वजह सरकारी सरोगेट बस स्टेशन के अंदर एक 26 साल की लड़की के साथ एक बार नहीं बल्कि 2 बार रेप किया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस की 13 टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई थी। हालांकि पीड़ित को अब पकड़ लिया गया। 1:30 बजे रात करीब गन्ने के खेत से उसे गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी 2 दिनों से उसी गांव में छुपा हुआ बैठा था। मामले की जांच के लिए पुलिस ने 13 टीमें बनाई थी। आरोपी को ढूंढने के लिए 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। इन सब चीज़ों के साथ एक चीज़ और सामने आती है कि फडणवीस सरकार में गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने एक बेतुका सवाल किया। उन्होंने कहा है कि बस स्टेशन के अंदर घटना शांतिपूर्ण ढंग से हुई, पीड़िता चिल्लाई क्यों नहीं? आपको उसकी चिल्लाहट सुननी है। अब अभी अगर यही चीज़ कोई और पार्टी का लीडर या किसी और सरकार का मंत्री कुछ बोल देता तो इस पे कहीं ना कहीं जितनी भी उसकी विंग्स हैं, महिला विंग्स, वो सारी आ जाती हैं और अब तक पता नहीं क्या से क्या हो गया होता। जिस तरह हमने अभी कुछ टाइम पहले कोलकाता रेप केस पे देखा था। लेकिन अभी जब एक मंत्री है जो कि उस सरकार में गृह राज्य मंत्री है, वो ये कह रहा है कि जब स्टेशन के अंदर पीड़िता के साथ रेप हुआ तो इतना शांतिपूर्ण तरीके से रेप कैसे हुआ, पीड़िता चिल्लाई क्यों नहीं? देखिए महाराष्ट्र में देखा गया कि अभी जो रेप की वारदात सामने आई है इसके बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद कहा जा रहा है कि जो पुलिस ने टीमें बनाई थी जो आरोपी उसको गन्ने के खेत से आज गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर हम योगेश कदम की बात करें तो ये काफ़ी बेतुका इन्होंने बयान दिया है और इसको लेकर जो महाराष्ट्र का विपक्ष है वो लगातार सवाल खड़ा कर रहा है और सवाल खड़ा करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने विवादित बयान दिया है, अगर इस वक्त किसी और राज्य में ये घटना हुई होती और वहाँ पर कोई और सरकार होती तो शायद अभी तक उनकी ज़बान काटने पर रकम शायद इनाम रख दिए गए होते। लेकिन अभी भी इन्होंने ऐसे विवादित बयान दिया है और इनके तरफ से, इनके मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी इनका मतलब ऐसा नहीं कहा गया कि ये इनका अपना स्टेटमेंट है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जब विवादित बयान सामने आते हैं तो पार्टी उनसे अपना पल्ला झाड़ लेती है। लेकिन आप समझ सकते हैं जब एक राज्य में कोई मंत्रिमंडल में शामिल है और उस पार्टी के अगर नेता ऐसा बयान देता है तो क्या आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के सम्मान में या फिर कह ले जो महिलाओं के साथ घटना घट रही है उनको इंसाफ मिलेगा। वही बीजेपी है जो इलेक्शन में लाडली बहन योजना के तहत जो महिलाएं हैं उनको लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी सरकार में जब माफ कीजिएगा जब महिला सुरक्षित नहीं है तो फिर उस लाडली बहन योजना के सम्मान का क्या फायदा कि जब महिला अपने बलबूते पर कब कहीं बाहर जा रही हैं, किसी कामकाज को कर रही हैं, लेकिन फिर भी आपकी सरकार में महिलाएं जो है वो पूरी तरह से सेफ नहीं है। अब आप समझ सकते हैं किस तरह से उनकी क्या सोच है कि उन्होंने ये कहा है कि जब महिला के साथ अगर कुछ अभद्र हुआ है, कुछ व्यवहार गलत हुआ है तो उनकी ना चिल्लाने की आवाज़ सामने आई है और ना ऐसा कुछ किया गया जिसमें पता चले कि जिसमें कोई संघर्ष या बच बचाव का कार्य किया गया है। अगर हम बात करें कि उनका बयान तब आया था जब अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन ये जांच का विषय है और ये हम नहीं तय करने वाले होते कि जब उस पर आरोप लगाए गए हैं तो ये जांच के बाद या फिर कर जो फोरेंसिक टीम है वही बता सकती है कि असल में उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। लेकिन अभी जिस तरह से योगेश कदम में जो उन्होंने विवादित बयान दिया है इससे आप उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं या फिर ये समझ सकते हैं कि आखिरकार जब ऐसे सोच के लोग जब मंत्रिमंडल में शामिल रहेंगे तो क्या महिलाओं के सम्मान में या फिर कह ले उनको जो असल हक है वो कभी मिल पाएगा। बिल्कुल सही, लेकिन जिस तरह से रेप केसेस हो रहे हैं और देश में बढ़ रहे हैं इस पर कोई कानून नहीं बनना है। ममता बनर्जी कानून लेके आई थी लेकिन उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल नहीं होता नज़र आ रहा है। जिस तरह से उसको जो सज़ा दी गई कोर्ट की तरफ से उस पर ममता बनर्जी ने भी नाराज़गी जताई थी। बिल्कुल, लेकिन क्यों नहीं हमारे जो एक जुडिशरी सिस्टम है वो कोई ऐसा कानून इस पर सज़ा क्यों नहीं बनाता?
क्योंकि अगर सज़ा नहीं कोई दी जाएगी तो फिर ऐसी वारदातें होती रहेंगी। और जिस तरह से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी वारदातें रोज़ की रोज़ होती रहती हैं, और हर रोज़ अखबार में एक कॉलम ज़रूर आता है कि फलां जगह हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इतना बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन जैसे जगहों से ज़्यादातर ये खबरें आती रहती हैं। क्या यहाँ के मुख्यमंत्रियों को, क्या यहाँ के जो कोर्ट्स हैं, उनको एक कानून नहीं बनाना चाहिए जिसमें बहुत जल्द सज़ा दी जाए? देखिए, हमने आपने अभी पश्चिम बंगाल की बात की। पश्चिम बंगाल में देखा गया जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो वारदात सामने आई, उसके बाद वहाँ पे जो विपक्ष है यानी भाजपा की बात करें, वो पूरी तरह से ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रहा था। हालांकि देखा गया ममता बनर्जी ने खुद एसआईटी टीम की गठन की थी, वहाँ पे बाकायदा ट्रायल चला, जाँच हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर किस तरह से जो एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, वो अपनी आरोप ऐसा था कि वो अपनी सत्ता को वहाँ पे और उरूज पे पहुँचाने के लिए वो ऐसे बयानबाजी कर रहे थे या ऐसे पे उतरते। लेकिन अभी हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में वो भी प्राइवेट बस नहीं है, सरकारी बस में, सरकारी जगहों पे, अगर हम जो बस स्टैंड की बात करें वो भी सरकारी है, वहां पे अगर आपका कर्मचारी अगर महिलाओं के साथ ऐसी गंदी हरकत करता है, उसके बावजूद आपके जो मंत्री हैं उनको सहानुभूति जो महिला है उसके साथ खड़े होने की बजाय, उनके परिवार से मिलने की बजाय, उनकी जो कहने की इंसाफ देने की बजाय अगर ऐसे बयानबाजी करता है कि नहीं, जो महिला है उसकी ना चीख पुकार सुनी गई, ना ऐसा कुछ देखा गया जिसमें बल प्रयोग किया गया हो, ना बचाव किया गया हो, तो आप समझ सकते हैं जब एक मंत्री अगर ऐसे बयानबाजी कर रहा है और दूसरे राज्य में जब ऐसी घटनाएं घटती है तो बीजेपी की जो लोग हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो रोड पे उतर जाते हैं। तो आप इसे साफ समझ सकते हैं कि आखिरकार किस मुद्दे पे कैसे राजनीति करके अपनी राजनीतिक जो रोटियां है उसको सेकने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सही। जिस तरह से कहा जाता है कि बीजेपी के कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनको उस पद पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो उस पद पे बैठे हैं क्योंकि उनकी मेंटलिटी अभी उस पद के लिए तैयार नहीं है। उनके पास उतनी एजुकेशन नहीं कि हमें किस जगह पे कौन सा वर्ड या क्या बात करनी है। तो जिस तरह से अभी आपने बोला कि लाडली बहना योजना लेके आए थे महाराष्ट्र में, और कहीं ना कहीं उसी का जो नतीजा था कि आज महायुति की सरकार बनी हुई है। देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, अजीत पवार डिप्टी सीएम है और एकनाथ शिंदे भी डिप्टी सीएम है। लेकिन हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गए थे और बिहार में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला सीएम कहा था। तो लाडला सीएम को लेकर के काफ़ी सारे बयान सामने आ रहे हैं अपोजिशन पार्टीज़ के। लेकिन जो एनडीए शासित प्रदेश में अब जनता दल यूनाइटेड के 13 और बीजेपी के 21 मंत्री हो गए। विपक्ष बीजेपी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर हावी होने का आरोप लगा रहा है, क्योंकि रीज़न ये है कि जो पार्टी वहाँ पे है, जो जेडीयू, जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी, उसके पास सिर्फ 13 और बीजेपी के पास 21 मंत्री हो गए। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी ऐसा ना करे कि अभी जो हाल एकनाथ शिंदे का हुआ है वही हाल वहाँ पे बिहार में नीतीश कुमार के साथ हो। हालांकि नीतीश कुमार कोई बहुत ही क्या बोलते हैं, नए पॉलिटिशियन नहीं, बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन कभी भी इंसान से चूक हो सकती है। और बीजेपी बिहार में अपनी क्या बोलते हैं, अपनी पैठ बनाने के लिए, अपने एमएलएज बनाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जिस पे अपोजिशन का ये कहना है कि भाई कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दबाया जा रहा है। इस पर जेडीयू प्रवक्ता ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विपक्ष की राजनीति को अछूतक लग गया है। अभी गठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं, बीजेपी के कोटे का स्थान पहले से खाली था। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत बिहार के 36 मंत्री बनने थे, ये संख्या पूरी हो गई। नीतीश कुमार को कोई समाप्त नहीं कर सकता। जिस तरह से अपोजिशन का ये उठ रहा था सवाल कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को समाप्त करेगी, तो वहीं जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा है कि नीतीश कुमार को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। और जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसके लिए पहले से ये था कि जो है इतने मंत्री बनेंगे, क्या बोलते हैं, वहाँ पे जितने भी मंत्री बनाए गए उसमें बीजेपी के ज़्यादा हैं। लेकिन जेडीयू का ये कहना है कि 36 मंत्री बनने थे, जिसमें से 12 हमारे और 21 बीजेपी के हैं। तो इसमें क्या गलत है? देखिए, नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन शायद वो ये भूल रहे हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि कब किसको कहाँ बैठा दे, वो शायद इस बात पे उनको स्टडी करने की ज़रूरत है। कहा जाता है कि बिहार की जो सियासत है उसकी जो कमान है नीतीश कुमार के पास होती है, लेकिन अभी जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और जेडीयू के कोटे में जो 13 मंत्री है वो हैं ही, लेकिन जो बीजेपी के कोटे के जो मंत्री हैं उनका जो संख्या बढ़ी है और वो 21 हुए हैं।
इस 21 मंत्रिमंडल की बात की जाए तो इसमें कहा जा रहा है कि जो जाति है उसका खासा ध्यान रखा गया है, और इसमें जो बीजेपी है वो बिहार की जो सियासत है उसमें जो वोटर्स हैं उसको पूरी तरह से खींचने की कोशिश कर रही है। नीरज कुमार ने सही कहा है कि नीतीश कुमार को कोई खत्म नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले वक्त में ये तय होगा कि क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार को खत्म किया है, फिर जो नीतीश कुमार की बिहार की जो वजूद है उनके पास वो उस पर कायम रहते हैं। अगर पिछले कुछ आंकड़ों की बात करें तो सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को खत्म करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर हम बात करें जेडीयू में मंत्रिमंडल की तो 2021 में जेडीयू के पास 15 मंत्री थे, वही बीजेपी के पास 16 थे। ये आंकड़ा 2024 की बात करें तो जो 2021 में 15 थे उसमें जेडीयू के पास 2024 में 13 होते हैं और बीजेपी के 16 से 15 होते हैं। अभी 2025 की बात करें तो इसमें जेडीयू के पास 13 मंत्री हैं और बीजेपी के पास 21 हैं। तो अगर जेडीयू के साथ बीजेपी का सब कुछ ठीक चल रहा है तो क्या जेडीयू के जो मंत्री अभी 13 हैं उनकी संख्या बढ़कर 16 और 17 नहीं होनी चाहिए, और बीजेपी के जो मंत्री पहले कम थे उनकी जो संख्या वो 21 बढ़ गई है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से एक के बाद एक कर करके जो जेडीयू के मंत्री है वो तो वहीं रुके हुए हैं, लेकिन बीजेपी के जो मंत्री है वो आगे बढ़ रहे हैं। अब आप भी अक्सर देखा जाता है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है उसमें जो जाति समीकरण है उसका ध्यान खासा ख्याल रखा जाता है ताकि उस जाति के जो वोटर बैंक है वो हमारी तरफ आए। तो अगर बीजेपी के पास अभी 21 मंत्री हैं तो उसका पक्ष मजबूत हुआ, और जेडीयू की बात करें उनके पास अभी सिर्फ 13 मंत्री हैं। तो आने वाले वक्त में अगर बीजेपी की बात करें तो क्या इन मंत्रियों के सहारे वो बिहार के जो वोटर है उसको लुभाने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन अभी जिस तरह से आरोप ये लग रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही है, और मंत्रिमंडल जब विस्तार हुआ उसके बाद से देखा गया लगातार जो वहां के विपक्ष है वो लगातार बीजेपी पे जेडीयू पे सवाल करने की घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन नीरज कुमार ने जो कहा है कि नीतीश कुमार को कोई खत्म नहीं कर सकता, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि नीतीश कुमार को क्या बिहार की जनता खत्म करती है, सच में उनके जो सहयोगी दल हैं बीजेपी वो उनको खत्म करती है। लेकिन जिस तरह से शायद हमने देखा कि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें नीतीश कुमार ने ये कहते हुए वोट मांगा था कि हमारा आखिरी चुनाव है। अब वो क्या करेंगे, अब वो किस बेस पे वोट मांगेंगे, उनकी जो वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, क्योंकि आप पिछले चुनाव में ये बोल चुके हैं कि हमारा ये आखिरी है, लेकिन अब इस चुनाव में आप काम के बेस पे वोट मांगेंगे, लेकिन आपको जनता वोट क्यों देगी? क्योंकि जनता भी कहीं ना कहीं समझ रही है ना कि आप कहीं ना कहीं घिरते हुए चले जा रहे हैं। जिस तरह अभी 13 आपके मंत्री हैं और 21 बीजेपी के मंत्री हैं, तो आगे ऐसा ना हो कि आपको डिप्टी सीएम बना दिया जाए, नहीं अगर बीजेपी अपने लीडर्स को सीएम बनाए। बिहार में आपने कहा कि उन्होंने कहा था ये मेरा आखिरी चुनाव है, लेकिन जनता कैसे उनको वोट देगी। इसके पहले उन्होंने ये भी कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर भी उन्होंने इलेक्शन के बाद बीजेपी से उन्होंने हाथ मिलाया। तो बिहार की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार कहीं दो राय नहीं कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। और अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो कहा जाता है कि जो आधी आबादी है महिलाओं की, उसमें वो जो महिलाओं की जो वोटर्स है वो ज़्यादा नीतीश कुमार की तरफ जाता है। और इसके खास वजह यह भी है कि बिहार में शराबबंदी होने की वजह से महिलाएं काफ़ी जो जेडीयू पार्टी उससे खुश मानी जाती हैं, और यही वजह है कि लगातार जो आधी आबादी है बिहार की उस पर नीतीश कुमार उन वोटरों को अपनी तरफ साधने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ अल्पसंख्यक का एक जो वोटर बैंक है वो भी नीतीश कुमार के पाले में अधिकतर दिखता है, और यही वजह है बीजेपी को पता है, इसीलिए वो लगातार जेडीयू का वो समर्थन लेने की कोशिश करती है। लेकिन अभी जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसके बाद जिस तरह से 21 जो मंत्री है वो बीजेपी के बनाए गए हैं, 13 जो मंत्री जो पहले से थे वो अभी भी रुके हुए हैं। लेकिन अभी उन्होंने हाल ही में जो प्रगति यात्रा शुरू की थी उसके बाद से एक वीडियो कुछ दिन पहले आपने भी जिक्र किया था कि कैसे कहा जा रहा है कि हम लालू यादव पर कुछ नहीं बोलेंगे, तेजस्वी यादव पे बोलेंगे। लेकिन अभी बिहार की बात की जाए तो बिहार में भी अगर हम आरजेडी और कांग्रेस की बात करें तो उनमें भी सब कुछ ठीक नहीं है, और जेडीयू और बीजेपी अगर साथ चुनाव लड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा जेडीयू माफ़ कीजिएगा आरजेडी और कांग्रेस को इन दोनों को बीच टक्कर देने के लिए। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ और भी यहाँ पैदा होती है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री या जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो बिहार जाते हैं और बिहार जा कर के रैलियाँ करते हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से या कह लें आरजेडी की तरफ से कोई इतनी बड़ी रैली नहीं हुई है। क्या रीज़न है कि अपोजिशन पार्टीज़ इतनी पहले से तैयारियां नहीं करती हैं, फिर एंड में आकर के वो इतनी तैयारियां, इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है उन पर कि आप सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सकते हो। जिस तरह आपने बोला कि बिहार में शराबबंदी है, क्या सच में शराब बंद है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे तो हर दूसरे दिन ये खबर आती रहती है कि अवैध शराब से इतने लोग पकड़े गए। वहाँ की पुलिस की गाड़ियों में, एम्बुलेंस में शराबें जो है वो कहीं ना कहीं डिलीवर की जा रही शराब। तो ये सारी चीज़ें अगर ठीक है, आप एक बात कह रहे कि महिलाएं उनके साथ हैं, महिलाएं उनके इस जो उन्होंने ये एक्शन लिया शराब वाला इसको पसंद करती हैं,
लेकिन बीजेपी ने ही कई बार ये इल्ज़ाम लगाया कि बिहार में शराबबंदी कहाँ है। चिराग पासवान ने कई बार ये इल्ज़ाम लगाया कि बिहार में शराबबंदी कहाँ है। जो अभी डिप्टी सीएम हैं वहाँ के सम्राट चौधरी, उन्होंने भी कई बार ये इल्ज़ाम लगाया कि बिहार में शराबबंदी कहाँ है। पीके जो कि अपनी नई पार्टी लेकर के आए, वो भी कई बार ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कहाँ है। तो जिस तरह से अभी की जो रणनीति चल रही बिहार में, क्या बिहार में नीतीश कुमार के पास वोट मांगने का जो ये शराब वाला मामला है ये रहेगा, या इसके बाद कुछ और चेंज हो सकता है? नहीं, बिहार की अगर बात की जाए तो जो शराब का मुद्दा है उस पर अब बीजेपी बोलने से बचेगी। अभी आपने चिराग पासवान का जिक्र किया, ये काफ़ी रोचक है क्योंकि चिराग पासवान एक युवा माने जाते हैं और डर इस बात का भी है कि बिहार में जिस तरह से चिराग पासवान खुद को युवा बताते हैं और जिस तरह से वो अभी एनडीए दल के वो शामिल है एनडीए दल में, और आने वाले वक्त में बिहार विधानसभा चुनाव देखा गया कि उनको लोकसभा सीट भी ज़्यादा दी गई और पूरा उन्होंने लोकसभा सीट में अपने जो उम्मीदवार उतारे थे वो जीते भी। लेकिन अब क्या बिहार के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को बीजेपी आगे फ्रंट पे करेगी और एक युवा चेहरा के नाम पे वो वोट जो अपनी वहां पे चुनावी प्रचार शुरू करेगी, और आने वाले वक्त में उस युवा चेहरे के सामने क्या नीतीश कुमार फीके पड़ जाएंगे। अभी आपने एक लाइन में खत्म करते कांग्रेस का आपने जिक्र किया, अभी हाल में दिल्ली चुनाव खत्म हुए, देखा गया कांग्रेस ने वहां पे खाता नहीं खोला। बिहार में अगर कांग्रेस की हम राजनीति की बात करें या फिर आरजेडी की राजनीति की बात करें तो अभी कांग्रेस के अंदर जो उनके दल हैं उसमें खुद सुगबुगाहट नजर आ रही है। देखा गया कैसे भी शशि थरूर जैसे बड़े जो नेता हैं उनके जो बयान पिछले बार देखा जा रहा है कि कैसे उनका बयान सामने आ रहा है, तो इसे साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस के अंदर जो अपने नेता है वो उनमें अभी खुद थोड़ी बहुत बगावत चल रही है, जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है। तो सबसे पहले जब कांग्रेस अपने अंदर के दल के जो नेता हैं उनको एक कर ले उसके बाद वो बिहार में उतर पाए। तो यही माना जाता है कि कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी गलती यही पाई जाती है कि जो उनके अपने नेता है वही शायद एक नहीं हो पाते, जिसकी वजह से लगातार कांग्रेस बाहर बाद में लड़े, पहले अंदर ही अपने जो सहयोगी नेता है उनसे नहीं लड़ पाती है। बिल्कुल सही, जिस तरह से आपने बोला कि बीजेपी और कांग्रेस में ये चीज़ें कॉमन होते हैं कि बीजेपी में चीज़ें बाहर बहुत कम आती है, लेकिन कांग्रेस में वो चीज़ें बाहर बहुत जल्दी आ जाती है। लेकिन इसी बीच एक खबर और ये भी है कि बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो होली से पहले मिल जाएगा, इसकी भी खबर आई है सूत्रों के मुताबिक। वहीं जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर्स के जरिए अहम खबरों से रूबरू कराया। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दी इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।